कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम किडनी के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे, खासकर डायलिसिस के बारे में। इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर संदीप, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर, आज हम किडनी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किडनी के मामले में कई बार हमें बायोप्सी करने के लिए कहा जाता है और जैसे ही बायोप्सी का नाम लिया जाता है लोग डर जाते हैं। तो क्या सच में बायोप्सी इतनी डरावनी प्रोसेस है? इसमें एक ऐसा बोलेंगे कि शब्द जो है कि सुई से जांच करेंगे, ये उसका अर्थ है। लेकिन जब डॉक्टर मरीज को बताते हैं तो भारतवर्ष में कभी कभी बताते समय बताते हैं टुकड़ा निकालेंगे। तो जब टुकड़ा निकालेंगे बोलते हैं तो लोगों को लगता है बर्थडे केक की तरह काट के बड़ा टुकड़ा निकालेंगे। तो वो सिर्फ एक थोड़ा सा टिश्यू है। जैसे खून जांच करेंगे सुई से, वैसे किडनी का सुई से जांच होगा और उसमें किडनी में होल बिल कुछ नहीं पड़ेगा, कोई छेद नहीं पड़ेगा। जैसे हम खून लेंगे तो इसके बाद में वहां से कुछ खून वापस बाहर नहीं आता है जी। वैसे किडनी के अंदर से कुछ लीकेज वगैरह नहीं होता है। तो किडनी बायोप्सी एक आम जांच की तरह ही है, लेकिन चूंकि हम उसे सोनोग्राफी में करते हैं, किडनी को हमें देखना पड़ता है कहाँ है और उधर सुई बराबर से उसका टिश्यू ले लेती है। तो उसकी वजह से वो एडमिट करके भर्ती कर अस्पताल में किया जाता है। जैसे आप लेबोरेटरी में जाके खून जांच करेंगे वैसे किडनी बायोप्सी शक्य नहीं है जी। तो इसके हिसाब से किडनी बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई जानलेवा चीज नहीं होती है और डरावनी तो बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर, कई बार किडनी के मामले में किडनी ट्रांसप्लांट की भी जरूरत आन पड़ती है। तो ऐसे में कौन डोनर बन सकता है और अगर कोई डोनर हमारे घर में नहीं है तो ऐसे मामलों में क्या किया जाता है? तो अभी हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। तो डोनर यानी दाता जो है वो घर का होना चाहिए, यानी माताजी, पिताजी, भाई बहन या स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ जी। तो इसके हिसाब से अगर और कोई देना चाहता है तो फिर वो गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लगती है, जिसमें ये देखा जाता है कि पैसे के लिए लेन देन नहीं हो रहा है। और अगर कोई फ्रेंड है, अनजान व्यक्ति है, तो वो उसका एप्लीकेशन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देती है। ये जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट इंटरव्यू में होता है, इसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं रहता है जी। और अगर आपके घर में कोई डोनर नहीं है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है या उनको भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी किडनी ली नहीं जा सकती जी। तो फिर हम उनका एक्सीडेंट पेशेंट के लिस्ट में नाम लिखवा देते हैं। उसे डिजीज डोनर एक्सीडेंट पेशेंट लिस्ट कहा जाता है। तो इसमें हम अस्पताल के अंदर से जो सोशल वर्कर रहते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका नोट्टो सोट्टो रोट्टो करके सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ZTCC मुंबई में है। तो वहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन जाता है, सरकारी पत्र जाता है और फिर उनको एक्सीडेंट पेशेंट के लिस्ट में नाम लिखाया जाता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। तो समझो आज रात को 2 बजे किसी का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया और उसके सर को बड़ी भारी चोट पहुंच गई जिसकी वजह से उसका दिमागी मृत्यु हो गया, लेकिन उसके शरीर के अंग वेंटिलेटर और बाकी दवाइयों से जिंदा है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन शरीर के अवयव जिंदा है। हम सड़ा हुआ मरा हुआ अवयव दूसरे को नहीं दे सकते, रॉटन ऑर्गन्स कैन नॉट बी गिवन। तो इसकी वजह से वो जिंदा ऑर्गन्स फिर हम दूसरे को देते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट लिस्ट से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट से फोन फिर मरीज को जाता है। अस्पताल से नहीं जाता, गवर्नमेंट से जाता है, ZTCC से जाता है। डॉक्टर, ये जो डोनर होते हैं, ये जो अगर मेरी किसी की किडनी किसी और को ट्रांसप्लांट हो रही है तो ऐसे में डोनर की कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो चेक किए जाते हैं? सबसे पहले तो उम्र। हम ये कहते हैं कि 60 साल के नीचे उम्र रहेगी तो फिर उतनी किडनी भी जवान होगी, बुजुर्ग रहेंगे तो उनकी किडनी भी बुजुर्ग होगी जी। तो फिर इतना बड़ा आप ऑपरेशन करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे तो उसमें अच्छी किडनी बिठाएंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन अमेरिका में और भी बुजुर्ग किडनी भी बिठाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पर उतनी ज्यादा बुजुर्ग किडनी नहीं बिठाते, 60 साल तक की उम्र के किडनी लेते हैं। फिर उसके बाद में हम उनका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ब्लड ग्रुप जब दोनों का मैच हो तो इसमें किडनी का यश आना
ज्यादा संभव रहता है। जी। ऐसा नहीं कि बिना ब्लड ग्रुप मैच के कर नहीं सकते, वो भी हो सकता है। अक्रॉस द एबीओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा और डॉक्टर को भी मेहनत करनी पड़ती है और किडनी फिट बैठने का भी चांस थोड़ा कम होता है, ये नहीं कि नहीं है जी। और फिर उसके बाद में हम उनके बाकी अंदरूनी चेकअप अराउंड 30 से 35 चेकअप करते हैं, जिसमें उनका किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, जो डोनर है, दाता है, कि वो शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ है, फिट है, कि वो ऑपरेशन भी झेल सके और ऑपरेशन के बाद में सिंगल किडनी, अकेली किडनी के ऊपर वो ठीक से रहे। तो अगर उस रिपोर्ट्स में कोई खामी रहे तो फिर हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि स्वस्थ है, कि वो एक किडनी के ऊपर ठीक से जिंदा रह सकते हैं, अपना हमेशा का रोजाना काम कर सकते हैं, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी डॉक्टर, अभी आपने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की। अगर कोई केस में ऐसा हो कि उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, तो कौन कौन सी परेशानियां हैं जो आ सकती है? जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो उसको में हम स्वैप ट्रांसप्लांट करके वो कर सकते हैं, कि किसी का ए और बी करके मिसमैच है डोनर और पेशेंट में, और दूसरे जगह पे उल्टा बी और ए है, तो फिर वो दो फैमिली एक दूसरे को किडनी एक ही साथ दे देती है। अच्छा। ये स्वैप ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और ये लीगल है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से परमिशन लेके कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन एक ही टाइम पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक फैमिली ने दूसरे को किडनी दे दिया और दूसरा वाला बाद में मुकर जाए और कहे मैं नहीं दूंगा और चीटिंग कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही टाइम पे दोनों ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई स्वैप ट्रांसप्लांट का पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे मरीजों को हम एक्सीडेंट पेशेंट की लिस्ट में नाम लिखाने के लिए कह सकते हैं, और अगर वो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो फिर हम अक्रॉस द एबीओ ग्रुप करके उनका स्पेशल ट्रीटमेंट करके वो ट्रांसप्लांट का प्रयत्न कर सकते हैं। जी डॉक्टर, कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि स्टेरॉइड से अपनी किडनी खराब हो सकती है, लेकिन कभी कभी जो डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं उसमें भी स्टेरॉइड होता है, तो इसमें कितना तथ्य है? स्टेरॉइड एक जान बचाने वाली दवा है। अगर आपको अस्थमा है तो स्टेरॉइड का आपको पफ लगता है, स्टेरॉइड के टैबलेट आप ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, आपकी सांस अटक रही है, तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है। कोई भी मरीज को अगर एलर्जी बहुत ज्यादा हो तो उसको भी स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो स्टेरॉइड एक अलग रीति का दवा है जो किडनी के एक अलग रीति के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। उसको कोलेजन वैस्कुलर डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, जिसमें अपना शरीर खुद के किडनी के ऊपर तकलीफ दे रहा है। तो उस मर्ज को शांत करने के लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। तो हम नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी डॉक्टर भी किडनी के इस मर्ज के लिए स्टेरॉइड देते हैं। तो स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिसके वजह से अलग अलग माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। दवा गर्म पड़ती है बोलते हैं उस तरह से, लेकिन जो मर्ज को ठीक करने का अच्छा काम है वो अगर 100 रुपया है तो उसका जो साइड इफेक्ट और जो तकलीफ है वो सिर्फ 5 पैसा है। अच्छा। तो फिर हम हमेशा किडनी बचाने की कोशिश करेंगे और उसके साइड इफेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा, समझ लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर की दवाइयाँ लेते वक्त लोग जेनेरिक दवाइयों की तरफ ज्यादा झुकाव उनका होता है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि जेनेरिक दवाइयाँ जब हम लेते तो उसका पावर शायद कम ज्यादा हो सकता है, तो क्या सच में ऐसा होता है? अभी आजकल की जो प्रधानमंत्री योजना से जो दवाइयाँ मिल रही है उनको सर्टिफाई किया गया है कि उनके अंदर का जो पावर है वो जितना चाहिए उतना लेवल तक तो है। तो फिर इसकी वजह से वो जेनेरिक दवा लेने से आपकी ट्रीटमेंट अधूरी होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ हैं उसमें हमारे इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोई एक कंपनी का दवा ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो फर्क रहता है वो ट्रांसप्लांट की दवाइयों में नहीं चलता। तो फिर वो हम अगर एक कंपनी से शुरू करेंगे तो वही कंपनी कंटिन्यू करते हैं कि अभी आज इस कंपनी का दवा खाया दूसरी दवाई का ऐसा नहीं चलता। लेकिन आम किडनी दवाइयों के लिए आप कंपनी बदल देंगे, जेनेरिक लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर, अक्सर किडनी की परेशानी में डायलिसिस का सजेशन भी दिया जाता है, तो डायलिसिस की प्रोसीजर क्या होती है, क्या एग्जैक्टली किया जाता है डायलिसिस में? डायलिसिस यानी साधारण शब्दों में खून सफाई। तो हमारी जब गुर्दे काम नहीं कर रहे, किडनी वीक है, कमजोर है, तो क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, यूरिया, BUN, ये सब विष पॉइजन्स हमारे शरीर में जमा होते हैं। सब में कम मात्रा में रहते हैं लेकिन ये ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर उसको साफ करने के लिए हम डायलिसिस इस्तेमाल करते हैं। तो डायलिसिस का मशीन फ्रिज के जैसा इतना बड़ा रहता है और उसमें हमारे शरीर में से खून जाकर साफ होके वापस शरीर में आता है।
शरीर का पूरा खून बाहर नहीं जाता, थोड़े थोड़े अंतर से थोड़ा थोड़ा खून ठीक होकर वापस आता है। तो इसमें डायलिसिस में हम कहते हैं कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन, ये दो फिजिक्स के प्रिंसिपल से हमारा खून साफ होके हमारे शरीर का क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब कम होता है। जी डॉक्टर, अभी आपने प्रोसीजर बताते हुए बताया कि हमारा खून थोड़ी थोड़ी मात्रा में डायलिसिस की जो मशीन है उस तक पहुंचाया जाता है, तो वो किस तरह से पहुंचाया जाता है ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो इसमें हम कहते हैं खून का डायलिसिस यानी हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में सबसे पहले अगर मरीज इमरजेंसी में हमारे पास आए और उसको अर्जेंट में हमें डायलिसिस करना है तो गले में डायलिसिस का कैथेटर बिठाते हैं। तो ये डायलिसिस कैथेटर में 2 पोर्ट रहते हैं, तो एक से खून बाहर जाता है और एक से दूसरा खून साफ होकर वापस अंदर जाता है। तो वो पाइप्स रहते हैं प्लास्टिक के, उसमें से वो वापस जाता है और मशीन में एक पंप रहता है जो खून को घुमाता है। जी। दूसरा रहता है एवी फिस्टुला यानी आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो हाथ पर रहता है। तो इसमें हम एक टाके का सर्जरी रहता है जिसमें हम अंदर से ही वो नस को बढ़ा कर देते हैं। तो वो फिस्टुला में जब ताकत आएगा तो फिर हाथ से मशीन में खून जाता है और वापस आता है। अच्छा। तो ये सबसे अच्छा डायलिसिस एक्सेस बोलते हैं उसको, ये सबसे अच्छा रहता है क्योंकि गले में जो प्लास्टिक का कैथेटर है वो 1 से 1.25 महीने के बाद में आपको बुखार दे सकता है, तकलीफ दे सकता है। जी। अगर कोई मरीज है जो डायबिटिक है, बुजुर्ग है और उनकी नसें कमजोर हैं तो फिस्टुला बन नहीं सकता। तो फिर ऐसे मरीजों में हम जो डायलिसिस का कैथेटर है उसको छाती वाले पर्मा कैथेटर में शिफ्ट करते हैं जो अराउंड 6 महीना से 2 साल तक चल सकता है। जी डॉक्टर, क्या डायलिसिस के भी कुछ प्रकार होते हैं? हाँ, डायलिसिस में हम जो खून का डायलिसिस हीमोडायलिसिस है वही सबको मालूम है, लेकिन एक पेट का डायलिसिस भी रहता है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो उसमें दवा वाला पानी शरीर में पेट में अंदर भर के उसमें से डायलिसिस होकर वो खराब पानी बाहर निकाला जाता है। अच्छा। और इसमें मरीज खुद डायलिसिस करता है, उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं रहती है। चूंकि ये थोड़ा महंगा है और पेशेंट को खुद को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा साफ घर में साफ एरिया लगता है, तो इसकी वजह से भारतवर्ष में यूजुअली हीमोडायलिसिस ज्यादा चलता है।